आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इजराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी के 100 दिन बाद आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में कायम बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर मुख्तलिफ ममालिक ने दस्तखत कर दिए हैं। मगर हैरानकुन बात यह है कि ये बोर्ड ऑफ पीस जिस मसले यानी कि गजा के हल के लिए बनाया गया है, इसके चार्टर में गजा का लफ्ज ही मौजूद नहीं। जो बोर्ड गजा के मासूम लोगों का कत्लेआम रोकने के लिए तश्कील दिया जा रहा है, जिसका क्रेडिट सदर ट्रंप ले रहे हैं, उनकी नजर में गजा फकत एक जमीन का टुकड़ा है जो एक बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद है और जहां रियल एस्टेट का बेहतरीन मंसूबा बनाया जा सकता है। जबकि सदर ट्रंप के दामाद ट्रंप के गजा मंसूबे को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा नक्शा पेश कर रहे हैं कि जहां उन्हें सरमायाकारी की जरूरत है, जहां हाई राइज टावर्स बनाए जाएंगे। आज डावोस में सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, उज़्बेकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं। तकरीब से खताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा बोर्ड ऑफ पीस में दुनिया के टॉप लीडर्स हैं और इस बोर्ड का मकसद जंग बंदी मुआहिदे को पायदार बनाना है, गजा में इमदाद की फरहमी यकीनी बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से मुतल्लिक कहा है कि गजा में जारी जंग खत्म होने को है। हमास ने गैर मुसल्लह होने का वादा कर लिया है। हमास के लोगों ने बचपन से ही हथियार उठाए हैं और अगर हमास ने हथियार ना फेंके तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर 8 जंगे रुकवाने का दावा किया। साथ में अक़वाम मुत्तहिदा पर भी ढके छुपे अल्फाज में तंकीद की, जबकि उनका यह भी कहना था कि यह बोर्ड गजा में तामीर नौ को देखेगा, मगर हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह अक़वाम मुत्तहिदा को रिप्लेस कर दे। साथ ही सदर ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। यहां दिलचस्प बात यह है कि सदर ट्रंप मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा पर तंकीद कर रहे हैं, उसके किरदार पर सवालात उठा रहे हैं। कुछ माहिरीन का यह ख्याल है कि वो ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में यही बोर्ड ऑफ पीस दुनिया में जारी तनाज़ात को हल करवाने के लिए सफारती कोशिश करेगा और चूंकि इस बोर्ड के मेंबरान बराह रास्त सरबराहान मुमलिकत होंगे तो ये अक़वाम मुत्तहिदा को कमजोर करने के बाद उसे बिल्कुल गैर मौसर भी कर सकता है। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद दुनिया भर में मुख्तलिफ तनाज़ात में अमन को फरोग देने के लिए एक नया बैनुल-अक़वामी फ्रेमवर्क बनाना है। बोर्ड के मुजव्वज़ा चार्टर के मुताबिक सदर ट्रंप खुद इस बोर्ड के पहले चेयरमैन होंगे। रुकन ममालिक की मुद्दत 3 साल होगी। ताहम कोई भी मुल्क $1 अरब की रकम देकर बोर्ड की सरगर्मियों के लिए फंड फराहम करे तो उसे मुस्तकिल रुकनियत मिल सकती है। इस शिक के बारे में माहिरीन का यह कहना है कि शिक एक तरह की वीटो पावर है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल मेंबरान को भी हासिल है और चूंकि जो भी मुल्क $1 अरब देगा उसका असर रसूख को इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने 50 ममालिक को गजा अमन बोर्ड में शिरकत की दावत दी थी। अब तक 35 ममालिक ने शमूलियत पर आमादगी जाहिर कर दी है। मशरक़ वुस्ता से इजराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, उर्दन, कतर और मिस्र, जबकि नेटो ममालिक में से तुर्किया और हंगरी के अलावा मराकश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कोसोवो, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और पैराग्वे के साथ साथ वियतनाम भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हैं। बेलारूस, अर्मीनिया और अजरबैजान भी बोर्ड मेंबर्स होंगे, जबकि इटली और कनाडा ने शमूलियत पर रजामंदी तो जाहिर कर दी है मगर अभी वक्त भी मांगा है। बरतानिया, जर्मनी, जापान, रूस और चीन ने ताहाल वाज़ेह तौर पर यह नहीं बताया कि आया वो इस बोर्ड में शामिल होंगे या नहीं। अलबत्ता रूसी सदर पुतिन ने इतना जरूर कहा है कि अमेरिका में मुंजमद रूसी असासों में से $1 अरब गैर मुंजमद किए जाते हैं तो रूस बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए राजी है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे रूस और चीन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन हैं और किसी ऐसे इक़दाम के हवाले से मोहतात हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में उनके किरदार को कमजोर कर सकता हो। अलबत्ता नॉर्वे, फ्रांस और स्वीडन ने सदर ट्रंप की दावत को यकसर मुस्तरद कर दिया है, जबकि यूक्रेन दावत का जायजा ले रहा है। ताहम सदर ज़ेलेंस्की ने यह वाज़ेह किया है कि यूक्रेन के लिए रूस के साथ किसी एक ही फोरम पर बैठना मुश्किल है। आज होने वाली साइनिंग सेरेमनी से गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज हो गया है, मगर बोर्ड ऑफ पीस से मुतालिक सवालात अभी भी मौजूद हैं और चूंकि बोर्ड ऑफ पीस की मंजूरी अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़िश्ता साल नवंबर में करारदाद के जरिए ही दी थी, तो क्या 2027 में जब इस बोर्ड की मुद्दत पूरी होगी तो आगे इस बोर्ड ऑफ पीस का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये बोर्ड रिन्यू होगा, 2027 के बाद तहलील हो जाएगा या नए मेंबरान इसमें शामिल होंगे? एक सवाल ये भी है कि बोर्ड को हर 6 माह बाद सलामती काउंसिल को पेशरफ्त और अपनी प्रोग्रेस से मुतल्लिक आगाह करना है, ये लाजमी है। लेकिन अगर इस दौरान इजराइल ने दोबारा कब्जे की कोशिश की तो क्या सलामती काउंसिल इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन लेगी या नहीं?
इसी तरह यह भी वाज़ेह नहीं कि बोर्ड ऑफ पीस के पास गजा से बाहर क्या कानूनी इख्तियारात होंगे या फिर अमली नफाज के जराए क्या होंगे। ये अक़वाम मुत्तहिदा या फिर दीगर आलमी इदारों के साथ किस तरह काम करेगा, इन अ पैरेलल कैपेसिटी, इन अ डिफरेंट और बिगर कैपेसिटी, ये सब कुछ अभी वाज़ेह होना है। एक सवाल बोर्ड चेयरमैन के पास वीटो पावर का भी है, और चूंकि एक शख्सियत के पास वीटो पावर होगी तो ये बोर्ड उसके फैसलों पर एक शख्स की इजारादारी भी दिखने को आ सकती है, कि जो कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास होगी। नाज़रीन, जिनका अमन से मुतल्लिक ट्रैक रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी सदर ट्रंप की जानिब से मुंतखब करदा है। जर्मन न्यूज़ चैनल DW के मुताबिक सदर ट्रंप की सरबराही में कायम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 7 अरकान हैं, जिनमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, सदर ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, अमरीकी अरबपति और अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के CEO मार्क रोवन, वर्ल्ड बैंक के भारतीय निजात सदर अजय बंगा और अमेरिका के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट गैब्रियल शामिल हैं। जबकि BBC के मुताबिक गजा के लिए तश्कील दिए गए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इन सब के अलावा मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ हसन राशिद, तुर्क वजीर खारजा हक्कान फिजान, मुत्तहिदा अरब अमारात के स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन रीम अल हशीमी, बल्गारिया के से ताल्लुक रखने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक खसूसी एलची निकोले, अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस सिग्रिड काग, कतर के मिनिस्टर फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स अली अल तोहडी और इजरायली अरबपति याकिर गाबे भी इस गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबरान होंगे। जबकि CNN के मुताबिक सदर ट्रंप बोर्ड की सरबराही इंडेफिनिटली करेंगे, यानी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर के ओहदे से सुबकदोश होने के बाद भी इस बोर्ड के सरबराह रहेंगे। CNN के मुताबिक सदर ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस इब्तदाई तौर पर सिर्फ गजा से मुतल्लिक तश्कील दिया था, मगर फिर इसके मकासद में इजाफा होता गया। जबकि CNN के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस एक बैनुल अक़वामी इदारा है, और ये इदारा दुनिया में ऐसे इलाके कि जहां तनाज़ात चल रहे हैं या फिर तनाज़ात का खतरा है, वहां अमन, इस्तेहकाम और गवर्नेंस को प्रमोट करेगा। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में गजा से मुतल्लिक क्या इजराइल अपने वादे पूरे करता है या नहीं, क्योंकि दूसरे मरहले की शुरुआत नए चैलेंजेस को जन्म देगी। हमास ने आज़ाद फलस्तीनी रियासत के मुतालबे से पीछे हटते हुए हथियार डालने पर रजामंदी तो जाहिर कर दी है, मगर इसके बावजूद इजराइल मुसलसल जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अलबत्ता मिस्री सरहद पर वाक़े रफा क्रॉसिंग को दोनों साइडों से खोल दिया गया है, लेकिन गुज़िश्ता साल अक्टूबर से अब तक कम अज कम 477 फलस्तीनी इजरायली बमबारी से शहीद और 1300 से जायद जख्मी हो चुके हैं। माइंड यू, द लेटेस्ट हैज बीन 3 जर्नलिस्ट। इजरायली न्यूज वेबसाइट बाय नेट ने फलस्तीनी ज़राए का हवाला देते हुए लिखा है कि हमास के सीनियर रहनुमा जंगबंदी मुआहदे और टेक्नोक्रेटिक गवर्निंग बॉडी की तश्कील का मंसूबा सामने आने के बाद गजा से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वायनेट ने यह भी लिखा है कि अभी हमास में यह फैसला नहीं हुआ कि हमास के मिलिट्री विंग के कमांडर इज अल्दीन हद्दाद भी गजा छोड़ेंगे या नहीं। अलबत्ता ज़राए इजरायली वेबसाइट को इतना जरूर बता रहे हैं कि अगर वो गजा छोड़ने का फैसला करते हैं तो यकीनी तौर पे उनकी मंजिल टर्की हो सकती है, जहां वो एक तवील अरसे तक रहेंगे। जबकि अल जजीरा के मुताबिक गजा को मुकम्मल तबाह करने के बाद मगरबी किनारे यानी कि वेस्ट बैंक में यहूदी आबादकारों ने फलस्तीनियों के घरों को जलाने के अलावा मस्जिद अल अक्सा पर भी हमले शुरू कर दिए हैं ताकि उन पर कब्जा किया जा सके। साथ ही इजराइल के इंतहा पसंद वजीर बेन गीर ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के लिए 18 से जायद हथियारों के लाइसेंसेस जारी करने की मंजूरी दे दी है। नाज़रीन, आज ही खबर रसाल इदारे रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि कैसे इजराइल गजा में कायम येलो लाइन को बदतदरीज बढ़ाते हुए गजा के शहरी इलाकों तक ले गया है। सैटेलाइट इमेजरी की मदद से रॉयटर्स ने खोज लगाया है कि इजराइल अब येलो लाइन की दूसरी जानिब इमारतों को बुलडोजर्स की मदद से गिराकर इलाके पर कब्जा कर रहा है और अपनी फौज को भी बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने गजा के बाद मगरबी किनारे में कायम UN एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के हेड ऑफिस को बुलडोजर की मदद से जमीन बोस करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मगरबी किनारे में रहने वाले रात भर जागने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, वाज़े रहे इजराइल ने अपोज किया तुर्किया और कतर का इस बोर्ड ऑफ पीस में उनकी शमूलियत के हवाले से। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, उनके जो टाइज हैं हमास से वो इजराइल को खटक रहे थे। अब पाकिस्तान ने जब इस बोर्ड का हिस्सा बनने के ऊपर रजामंदी का इजहार कर दिया है, क्या दीगर मुस्लिम ममालिक भी बोर्ड के अंदर एक किरदार इफेक्टिव किरदार अदा कर सकेंगे और विल वी रिमेन मोर डिवाइडेड एंड विल बी ईजियर टू इग्नोर।
जबकि सदर ट्रंप की गजा और बिलखसूस दुनिया में अमन की ख्वाहिश अपनी जगह, मगर जिस अंदाज में वो ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं वो यूरोपियन ममालिक को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और डावोस में वाज़े रहे खुल के पहली दफा अमेरिका और यूरोपियन ममालिक के दरमियान तफरीक खुलकर सामने आ चुकी है। हमारे साथ माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर आदिल नजम मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। डावोस में बदलती दुनिया की पहली फिल्म चल चुकी है सर, इतनी खुल के जो एक स्केदिंग रिमार्क्स आए हैं। कनेडियन वजीर आजम तो इस हद तक उन्होंने ये कह दिया कि इफ यू नॉट ऑन द टेबल यूर ऑन द मेन्यू। ये स्केदिंग स्पीचेस, एरोगेंस ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, heavy pushback from the European countries, not just from Canada, France, but the others as well. बताइए कि दुनिया कहाँ बढ़ रही है अभी, क्योंकि ज्योग्राफिकली एज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ग्रीनलैंड पॉलिटिकली तो यूरोप का हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क। यूएसए का उधर रेडार स्टेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट वाले मौजूद हैं ऑलरेडी। सो ये सडनली इतनी इंपॉर्टेंट जरूरत क्या पेश आई है अर्जेंटली अमेरिका को ग्रीनलैंड की, कि पूरी दुनिया की जो अलायंसेज हैं वो धर्म भरम होकर रह गई हैं? देखें, ये कहना कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, इसके लिए जिस किस्म का इल्मी नजूम चाहिए मेरे पास तो नहीं है और किसी के पास भी नहीं है। जस्ट बिकॉज उन्होंने कह दिया कि मिलिट्री एक्शन नहीं करूंगा, यूज करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करेंगे। हालांकि मेरा ख्याल है कि उन्होंने कभी भी नहीं करनी थी। आई डोंट थिंक दैट वाज एवर अ रियल ऑप्शन। ये भी ऐन मुमकिन है कि अनकरीब ही हमें कोई एक डील नजर आ गई, क्योंकि कल एक उनकी ट्वीट ये भी आई है कि जनाब मैंने डील कर ली और अब मैं सैंक्शन नहीं लगाऊंगा यूरोप पे, क्योंकि ही इज़ गेटिंग द मैसेज जो यूरोप उनको दे रहा है एंड ही इज़ गेटिंग द मैसेज जो अमेरिका के अंदर से आ रहा है, क्योंकि इट्स नॉट अ पॉपुलर एक्ट अमेरिकन लोगों में भी कि हमारी इकोनॉमिक जो उनके अपने मसाइल हैं उसमें आप एक और नई जगह खरीदते रहें, इतना खरीदने की कीमत भी तो होगी ना। सो इट इज़ ऑल ऑफ दैट इज़ पॉसिबल। ये क्लियरली एक ट्रम्पिज्म है, लेकिन जो असली खबर है मेरे ख्याल में वो गजा पीस प्लान भी नहीं है, वो बोर्ड भी नहीं है, वो जो पिछले 2-3 दिन में डेवोस में हुआ है वो यकीनन एक खबर है, विच इज के जो 70-75 साल से एक वर्ल्ड ऑर्डर था जिसका जो बेसिक पिलर था वो एक ट्रांस अटलांटिक अलायंस थी अमेरिका और यूरोप या यूरोपीय यूनियन के दरमियान। बेसिकली ऐलान कर दिया है यूरोप ने कि यार अब हम नहीं मानते उसे। नहीं मानने का मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे जंग कर रहे हैं या हम सारे ये इदारे कल के दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने बेसिकली ऐलान कर दिया है कि यार अब हमारा फेथ नहीं रहा। सो वो जो फेथ टूटा है ना, जब ट्रस्ट टूटता है, ट्रस्ट जिस तरह हमारी पर्सनल रिलेशंस में असली चीज ट्रस्ट होती है, और उसी तरह इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में भी जो पहले कनाडा और अमेरिका का ट्रस्ट टूटा, अब यूरोप और अमेरिका का ट्रस्ट टूटा, चाहे ग्रीनलैंड का कोई फैसला हो भी जाए, आई डू नॉट सी कि वो ट्रस्ट री इग्नाइट होता है, कम से कम उस लेवल पे। यूरोप ने यकीनन अब देखें आप अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दी है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाई कि ट्रंप ने कहा, इसलिए बढ़ाई है कि दे रियलाइज कि अमेरिका कैन नो लॉन्गर बी ट्रस्टेड एज ए रिलायबल पार्टनर। चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते रहे कि मुझे यूरोप से कुछ नहीं मिला, हकीकत यह है कि 70 साल की जो अमेरिकन हेजेमनी थी उसकी बहुत बड़ी है, उसका एक पहलू, मे बी नॉट डोमिनेंट पहलू, लेकिन एक पहलू ये था कि पूरा यूरोप भी उनके साथ था। वो कुछ कहते थे, वो कहते थे इराक जाना है, कहते थे जी हम आ जाते हैं, अफगानिस्तान जाना है, हाँ जी मैं आ जाता हूँ, इराक, राइट। सो इन अ वे वो जो क्रम्बल होते हुए हमने कल देखा है वो सिर्फ वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तकरीर नहीं थी। आपने तकरीबन 9 तकरीरें थी ऐसी, बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की, बिल्कुल वही लफ्ज उसी किस्म की बात की, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने उसी किस्म की तकरीर की। एक अहम तकरीर जो थी वो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला, उन्होंने की, जहां उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया इंडिपेंडेंस, कि हमें एक तरह से इंडिपेंडेंस चाहिए है इस अमेरिकन हेजेमनी से। सो ये यकीनन इसके जो इसको इश्तियाल दिलाया है वो ग्रीनलैंड ने दिलाया, लेकिन जो हम होता हुआ देख रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड का अगर कोई फैसला हो गया तो सब वहीं आ जाएंगे। मेरे ख्याल में जहां दुनिया थी वहां वापस जाने का अब कोई रास्ता नहीं रहा। कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो हमें वापस ले जाए जहां हम 2 साल 3 साल 4 साल पहले थे। ये हमें पता नहीं कि 2 साल 3 साल 4 साल बाद क्या होगा। इनके बीच में जो डिसऑर्डर है वो तजब्जुब है जिसमें कनाडा जो है वो दौड़े लगा रहा है चीन की तरफ। इस हफ्ते आप देखेंगे कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चीन का दौरा कर रहे हैं। इसी हफ्ते आप देख रहे हैं कि गुफ्तगू जो हो रही है सेकंड फेज की ऑफ जो यूरोप और लैटिन अमेरिका की ट्रेड डील है कि अगर टेरिस वाली दुनिया होनी है तो फिर नई मार्केट ढूंढो। इसी हफ्ते आपने देखा है कि यूरोप ने अपने रूल्स बदल दिए प्रोक्योरमेंट के। जिस तरह हमारे यहाँ पेपरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है,
हर दुनिया भर में प्रोक्योरमेंट इंपॉर्टेंट होती है, और वो रूल्स का इंपॉर्टेंस ये है कि उन्होंने जो डिफाई डोमेस्टिकली देखें, शटिंग अमेरिका आउट, एक्सपेंडिचर का जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं वो बदल दिए हैं ताकि मोर प्रोक्योरमेंट कैन बी डन विद इन यूरोप। जी। कहने का मकसद ये है ना सिर्फ यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, सर्टनली एशिया, हम खुद, पूरी दुनिया जो है वो अब एक तरह से तैयारी में है कि यार कुछ होने वाला है। इसीलिए गुफ्तगू होती है कहीं डिफेंस डील की, कहीं मैं यहाँ से जहाज खरीद लूँ, कहीं मैं वहाँ से मिसाइल खरीद लूँ, कहीं मैं यहाँ से रेडार सिस्टम ले लूँ। पूरी दुनिया ये जो बातें कर रही है ये यकदम नहीं हुआ, ये वही कार्ड्स रीड कर रहे हैं जो आप और मैं कर रहे हैं। एंड व्हाट दे आर फाइंडिंग इज कि यार ये दुनिया जो है अनस्टेबल रहेगी कुछ अरसे, और इस वक्त आपको जरूरत है एक, अपनी सिक्योरिटी मजबूत करने की, दूसरी अपनी रिलेशनशिप्स नई पैदा करने की, चाहे वो यूरोप के अंदर की रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो मुल्कों के बीच में हो। दैट इज वाई यू आर सीइंग कि हर जो लीडर है हमारे, लेकिन पूरी दुनिया के, वो सारे जहाज पे बैठ के कभी कोई इधर जाता है, कभी कोई उधर जाता है, कभी 4 घंटे के लिए आता है, कभी 5 घंटे के लिए आता है, कभी इसके साथ तस्वीर लगाता है। वो खाली तस्वीरें नहीं है। आई थिंक दिस इज ए रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ल्ड जो हमारी नजरों के वेरी सामने हो इंटरेस्टिंग सर। बदएतमादी के इस माहौल में जिधर अमेरिका की हेजेमनी को रिजेक्ट किया जा रहा है, यूरोपियन ममालिक इस नए बोर्ड ऑफ पीस विच इज मेकिंग इंटरनेशनल हेडलाइंस, उसका हिस्सा भी एलाइज अभी तक नहीं बने। सो ये इनिशिएटिव जो है ये पीस ड्रिवन या पावर ड्रिवन लग रहा है आपको? और जो दीगर ममालिक हैं जिनका डायरेक्ट लेवरेज नहीं होगा मिलिट्री और इकोनॉमिक, वो किस तरह मीनिंगफुली पार्टिसिपेट कर सकेंगी इस प्रोसेस में? देखिए, मेरे ख्याल में ऑन द फेस ऑफ इट अब हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट भी आ गया, उसके रूल शूल्स भी आ गए, तो क्लियरली वो पीस ड्रिवन नहीं है, वो पावर ड्रिवन है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद उससे कोई पीस भी निकल आए, लेकिन दी फंक्शन सीम्स टू बी कि एक पैरेलल मुख्तलिफ किस्म का इंस्टीट्यूशन बना के, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं एज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अपनी पावर को और ज़्यादा असर्ट कर सकें। टेक्निकली ये गजा पीस प्लान का हिस्सा है और उसका दूसरा स्टेप है। मेरी गुजारिश शुरू से यही रही है कि यार पहला स्टेप तो हुआ नहीं। आपको याद होगा पहला स्टेप ये था कि पहले सीज फायर होगा, फिर प्रिजनर्स एक्सचेंज होंगे, फिर कुछ आप पीछे हटेंगे, दोनों फ्री कैन वगैरह। वो तीनों चीज़ें नहीं हुई। इस वक्त गजा में कोई पीस सीज फायर तो नहीं है। गुज़श्ता कल भी हलाकतें हुई फ़लस्तीनियों की, आज भी होंगी, हो रही हैं और कल भी होंगी, और उसका ये टेक्निकली सेकंड स्टेप है। लेकिन दूसरा इसमें ये भी कहना ज़रूरी है कि अगर आप उस डॉक्यूमेंट में पढ़ें तो उसमें गजा का कहीं नाम नहीं है। वो एक तरह से एक लार्जर एजेंडा है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप साहब समझेंगे कि पुश किया जा सकता है, वो वहां कर सकेंगे पीस के लिए या फॉर अदर। सो डॉक्टर साहब, लेजिटिमेसी और इंटरनेशनल लॉ के हवाले से पाकिस्तान ने तो हमेशा कंसिस्टेंटली अपना एक मौकफ रखा है यूएन लेड पीस प्रोसेस के हवाले से। वी बीन वेरी क्लियर। अब ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ये बैनुल-अक़वामी कानून के हवाले से किस तरह अलाइन होगा? जो एग्जिस्टिंग यूएन रेजोल्यूशंस हैं फ़लस्तीन के हवाले से, क्या उनको तरजीह दी जाएगी? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये इनिशिएटिव जो है, जिस तरह आपने कहा, बहुत से लोग इसको एक यूएन के मुतबादिल भी देख रहे हैं इस बॉडी को, और इवन वर्स्ट के सिनारियो बायपासिंग द यूएन फ्रेमवर्क। इन अ वे इट कैन। देखें, ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर तो है नहीं, ये कोई यूनाइटेड नेशंस ने इसको ब्लेसिंग भी दे दी है या नहीं दी, तो वो टेक्निकली थोड़ी सी दे देंगे, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है तो नहीं। दूसरा पहलू इसका बिल्कुल ये भी है कि जो चीज़ें ये करना चाह रहा है उसके लिए तो आपके पास एग्जिस्टिंग इदारे मौजूद हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना ये है कि वो इदारे जो हैं वो फाल नहीं है, वो तो यूनाइटेड नेशन को खुद फाल नहीं समझते। वो जो है इंटरनेशनल लॉ को जो है अपने परसोना पे उन्होंने कह दिया कि जनाब जो मैं चाहूँगा वो है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है वो बेसिकली मेरी उस पे है, आई एम द आर्बिटर ऑफ दैट। तो उन सारे हवालों से इट इज़ आउटसाइड द सिस्टम, चाहे वो एंटी सिस्टम हो या ना हो, लेकिन इट इज़ आउटसाइड द सिस्टम। तो ये एक बहुत बड़ी एक और कील है उस सिस्टम के ताबूत पे, उसके कॉफिन पे, जो हमें अपने सामने क्रम्बल होता नजर आ रहा है, जिसका हिस्सा सिर्फ यूनाइटेड नेशन नहीं है, जिसका एक पावर स्ट्रक्चर है जिसको आप वर्ल्ड डिसऑर्डर कहते थे, वो अब एक डिसऑर्डर की शेप में है। उसका ये एक तरीका भी है। जहां तक सवाल है पाकिस्तान का, जैसे आपने कहा कि हमारी एक वो अब एक स्टेटेड पोजीशन यूनाइटेड नेशंस पे भी है, और आई थिंक रहनी चाहिए है, और हमेशा रहनी चाहिए, और बड़ी सख्ती से रहनी चाहिए कि जनाब वी प्रेफर solutions that are inside the United Nations. We prefer students that are solutions जो सही मानों में मल्टीलैटरल हैं, पूरी दुनिया को साथ लेके चलते हैं। एक मैं गुजारिश करूंगा, आई थिंक पाकिस्तान हैज़ डन अ गुड थिंग कि जो अनाउंसमेंट है वो अकेली पाकिस्तान की नहीं आई, वो दूसरे
मुसलमान ममालिक के साथ अनाउंसमेंट आई कि जी हम सारे जो हैं इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और क्लियर एक तरह से करती है, और अगर नहीं करती तो हमें कर देना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट इसमें जो है वो गजा है, कि हमारा इंटरेस्ट पैरेलल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। हम हर उस चीज को ज्वाइन करेंगे जो कोई इंकलिंग दे कि गजा में पीस की तरफ वो बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर आदिल नजम मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान अपने दरीना मौक़िफ़ पर आज भी कायम है इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर्स, इन टर्म्स ऑफ UN रेजोल्यूशंस। हमें बहुत केयरफुली चलना होगा, क्योंकि ये कंसर्न अपनी जगह मौजूद है कि जिनका माइट है, जो $1 अरब दे के मुस्तकिल बोर्ड मेंबर्स बनेंगे, कहीं ना कहीं इन पावरफुल स्टेट्स की डोमिनेशन आउटकम्स को अफेक्ट करना ना शुरू हो जाए। द गोल हैज़ टू बी पैलेस्टीनियंस, द गोल हैज़ टू बी देयर राइट टू सेल्फ determination, their right to self governance and their solutions. और ये बेहतरीन बात है कि एटलीस्ट ऐसे बोर्ड के ऊपर पाकिस्तान जैसे तगड़े मुल्क का एटलीस्ट उधर होना मौजूद है कि जो बार बार ये कह रहा है कि हम अपने ओरिजिनल मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं। पाकिस्तान पर्सपेक्टिव हैज़ ऑलवेज बीन कि पीस विदाउट जस्टिस इज़ फ्रैजाइल। अब इस जस्टिस को किस तरह अचीव करना है, किस तरह अकाउंटेबिलिटी को भी इस निज़ाम का हिस्सा बनाना है, जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं उधर भी एहतसाब को यकीनी बनाया जाए, ये वो एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। सड़सठ लाशें उठाने, एक ही दुकान से 3 शहरियों की बाक़ियात बरामद होने, 77 से ज़ायद शहरियों के लापता होने और फिर 5 दिन के कंटिन्यूस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आज गुल प्लाजा आतिशज़दगी की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर माचिस या फिर लाइटर से लगी। ऐनी शाहिदीन और मुतासरीन के बयानात से तैयार की गई इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गुल प्लाजा में सबसे पहले फूलों की दुकान पर आग लगी और उस वक्त वहां बच्चे मौजूद थे जो माचिस या फिर लाइटर से खेल रहे थे और इसके नतीजे में आग भड़क उठी। आग ने पहले दुकान में मौजूद सामान को लपेट में लिया, इसके बाद बिजली की तारों के जरिए दीगर हिस्सों में फैल गई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आग लगते ही इमारत में मौजूद अफराद ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर खारजी दरवाजे बंद होने की वजह से शदीद भगदड़ मच गई। आतिशज़दगी के वक्त प्लाजे में ज्यादातर दुकानें ओपन थीं और छत की जानिब जाने वाले रास्ते पर ग्रिल नस्ब थी, जिससे शहरियों के इनखला में मजीद मुश्किलात पेश आ गई। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक प्लाजे में नस्ब CCTV निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया कि जिसकी वजह से वाक़े की मुकम्मल वीडियोज़ भी दस्तयाब नहीं हो सक रही। तहम मजीद तहकीकात जारी है और जिम्मेदारों के तयन के बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 5 दिन गुजरने के बाद अभी भी गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहली मंजिल क्लियर करने के बाद रेस्क्यू टीमों ने दूसरी और तीसरी मंजिल पर अपनी सर्च जारी रखी हुई है। नाजरीन, 90 के करीब अफराद के लापता होने की वजह से अभी भी ये खदशात बदस्तूर कायम है कि मलबे के नीचे मजीद लाशें हो सकती हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक मुमकिन लाशों के लिए ऑपरेशन जारी है। मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया है क्योंकि मशीनरी के इस्तेमाल से इमारत के गिरने का खदशा मौजूद है। इमारत के गिरने वाले हिस्सों में सर्चिंग नहीं की जा सकती, मलबा हटेगा तो वहां सर्चिंग की जाएगी। DC ने यह भी दावा किया है कि दरवाजे बंद होने के हवाले से तहकीकात जारी हैं और फायर सेफ्टी इंतजामात ना होने पर भी दीगर इमारतों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। गुल प्लाजा साने को 120 घंटे गुजर चुके हैं, अभी भी दिल दिला देने वाले इंकशाफात का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर गुल प्लाजा में फंसे लोगों की एक वीडियो भी वायरल हुई है। नाज़रीन, इस वीडियो में इमारत के अंदर फंसे लोगों की मुश्किलात देखी जा सकती है। सिविल अस्पताल DNA लैब के शनाख्त प्रोजेक्ट के इंचार्ज आमिर हसन ने भी हौलनाक इंकशाफ करते हुए बताया है कि गुल प्लाजा के आने वाली बाकियात के हालात इंतहाई ख़राब हैं। DNA के लिए सैंपल भी नहीं लिया जा सक रहा कि जो डेड बॉडीज़ मिल रही हैं वो मुकम्मल तौर पर जली हुई हैं। बाकियात को हाथ लगते ही वो पाउडर बन जाती हैं। शनाख्त प्रोजेक्ट के इंचार्ज के मुताबिक जो भी डेड बॉडीज़ मिल रही हैं वो बाकियात की सूरत में हैं और अभी तक 50 बैग्स तैयार कर लिए गए हैं। इंतहाई दिलखराश सूरत हाल है नाजरीन, रिपोर्ट करना उससे भी मुश्किल है। प्लाजे के मलबे से मुतासरीन के भारी रकूम और ज्वेलरी की शॉप से सोने की बरामदगी की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। हज़ारों दुकानदारों की जमा पूंजी जहां आग की नज़र हो चुकी है, वहीं स्टील के लॉकर से भारी रकूम और सोना भी बरामद हो रहा है। SSP सिटी आरिफ अजीज़ के मुताबिक मलबे में जूलर्स की 2 दुकानें भी दबी हुई हैं कि जिनमें करोड़ों रुपए के सोने की इतलात हैं और सोना बरामद करने के लिए ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है।
डीसी साउथ ने ये यकीन दहानी भी कराई है कि मलबे से मिलने वाली हर एक चीज़ मुतासरीन की इमानत है, वो उन तक पहुंचा दी जाएगी। चीफ फायर ऑफिसर का ये कहना है कि बहुत सारी नकदी मुतलका इदारों के हवाले कर दी गई है। ताजिर रहनुमाओं के मुताबिक गुल प्लाजा सानेह से करीबन 1.5 लाख खानदानों के चूल्हे बंद हो चुके हैं। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ताहम गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी के सदर तनवीर पाशा ने मुतासरीन को यकीन दहानी करवाई है कि गुल प्लाजा दोबारा तामीर करेंगे और तमाम मुतासरीन के कारोबार की बहाली के लिए उनकी मदद की जाएगी। ये इंकशाफ भी हो रहा है कि गुल प्लाजा के दुकानदारों से माहाना 1500 रुपये मेंटेनेंस की मद में भी वसूल किया जा रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद प्लाजे में सेफ्टी के इंतजाम सिफर थे। 28वीं तरमीम का खुले बंदों एक तरफ ऐलान हो रहा है, दूसरी तरफ 18वीं तरमीम पर खुलकर तनकीद हो रही है। बीच में ये लापता अफराद की खोज जारी है। जो लोग अपने प्यारे खो चुके हैं उनका गम ऐसा है कि वो उसमें डूबे चले जा रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर सिस्टम की दुरुस्तगी के हवाले से एक पॉलिटिकल रेज देखने में आ रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची को वफाक का हिस्सा बनाने और 18वीं तरमीम के खात्मे का मुतालबा कर रही है। पीपल्स पार्टी वज़ीर दिफा के बयान और साथ सिंध अपोजिशन के मुतालबे को हुकूमती पॉलिसी के मुतरादिफ देख रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का आज ये कहना था कि 18वीं तरमीम कोई मुक़द्दस शिक नहीं है, पाकिस्तान को बचाने के लिए इसे वापस लेना होगा। हम आर्टिकल 148 और 149 के तहत वफाक की मुदाखलत का मुतालबा करते हैं। फिल फॉर पाकिस्तान के चलाने वाले इस कराची को मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करें और इसको वफाक के अंडर में लें। ये किसी सूबे, इस जैसी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के इतना पोटेंशियल वाला मुल्क जो कि पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे रीजन को चलाता है, वो किसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं वजीर आजम साहब को आवाज लगा के कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि वजीर आजम साहब चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें शहर के लिए, सूबे के लिए नहीं कर सकते क्योंकि पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। इसी 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्लकुशी हो रही है। इसको फिल फॉर इसको खत्म किया जाए। ये 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गए। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली रह चुके हैं कादिर मंदोखेल साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन सिंध रह चुके हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, मेंबर नेशनल असेंबली हैं आज। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मंदोखेल साहब आपसे जानना चाह रही हूँ सूबे की कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर के जो कि लैक ऑफ गवर्नेंस, एक हाइटन डिबेट मुल्क में मुकम्मल तौर पर लेजिटिमेट है। 18वीं तरमीम पर तनकीद, क्या सियासी जमातें इस हवाले से हक बजानिब हैं? बिल्कुल 18वीं तरमीम पे, लेकिन उसकी मौके की बात है। यानी जहां कराची में इतना बड़ा सानिया हुआ है और हर आंख अखबार है पूरे पाकिस्तान का, वहां जाके हाइब्रिड निजाम के 35 साल हुकूमत के ख्वाजा आसिफ असम्बली के फ्लोर पे 18वीं तरमीम के ऊपर जो ना वो वार करे और सिंध हुकूमत को तनकीद करने बजाय वजीर दिफा हो के वो आके यहाँ के जख्मों पे नमक की बजाय जो ना मरहम लगाते और सिंध हुकूमत को ऑफर करते जो भी इनके जिम्मे है वो करने के बजाय। और उसके बाद बाकी कसर छोड़िए तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 2 दिन बाद वो आके उसने उसी चीजें को रिपीट किया। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, ख्वाजा एजाज साहब को अच्छी तरह पता है कि 11 सितंबर 2012 को मुस्तफ़ा कमाल के लोगों ने 15 करोड़ रुपए मांगे थे बल्दिया फैक्ट्री के मालिकान से, न देने की सूरत में ताले लगा के जंजीरों में बंद करके 259 मजदूरों को जिंदा जला गई। ये हल्का मेरा और मुस्तफ़ा कमाल साहब और शहबाज शरीफ साहब का है। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। उसके बाद जब वो लोग पकड़े गए, इनका कराची का सदर हमाद सिद्दीकी आज भी रिपोर्ट है, दुबई में बैठा हुआ है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसे मौके पे यकीनन आइन का आर्टिकल 239 ये कहता है कि जब जब हुकूमतों के पास 2/3 मेजॉरिटी हो वो तरमीम ला सकते हैं। लेकिन ये मौका करके देख के मुझे तो याद आ रहे हैं माजी में जो माजर सूबे का या जनापुर की जो नक्शे बरामद हो गए, मुझे लग रहा है एक मरतबा फिर इनकी दिल में ख्वाहिश जाग उठी और इस तरह जो ना वो इस गम की सूरत में सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को निशाना किया, न जाने किसके इशारे पे। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि ये एक ऑफ कोर्स एक माजी है, एक बैगेज है, आपका भी बैगेज है, एक बैगेज पीपल्स पार्टी का भी है, लेकिन आज जब कराची को वफाक के मातहत देने का मुतालबा किया जाता है या बात की जाती है, क्या एमक्यूएम सिंध में गवर्नर राज चाहती है? थैंक यू वेरी मच। देखें, सबसे पहले तो ये मंदोखेल साहब वकील हैं
और कम से कम इनको ये चाहिए कि बहैसियत पीपल्स पार्टी के कारकुन अपनी सैंक्टिटी रखें या ना रखें, कम से कम अपने काले कोट की इज्जत रखें और अनस्टेबल माइंड के साथ जो ना टेलीविजन पे ना आया करें। दूसरी बात, आपने फरमाया कि बल्दिया फैक्ट्री में पता नहीं 15 करोड़, मुझे पता है, मुझे कैसे पता है भाई? आप तो खैर उस जमाने में पैदा भी नहीं हुए थे पॉलिटिक्स में, आप तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया आपने, तो ये मुझे कैसे पता होगा? आपने कैसे अज्यूम कर लिया भाई कि मुझे पता है? और दूसरी बात ये कि अगर ये था तो मेरे वजीर सनत ने तो इस्तीफा दे दिया था। जीआईटी सिंध हुकूमत ने 2 बार बनाई, अदालत में सिंध हुकूमत चली गई, कुछ को सजा हो गई, कुछ बरी हो गए। अगर आप अदालत पे भरोसा नहीं करते तो वकालत से रिजाइन कर दें, वकालत का पेशा छोड़ दें। लेकिन अगर आप अदालत पे भरोसा करते हैं तो टीवी पे आके फिर ये वाली बातें मत करें। तीसरी बात, महाजिर सूबे का नक्शा वक्शा बरामद हुआ था ना, आपको याद है? असल में आप पॉलिटिक्स में भी सर नए हैं। छोड़े, मैं आज जानना चाह रही नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, लोग सुनते हैं ना, लोग सुनते हैं, इनको बताने दो, इनको इनको भी तो अभी सीखना है ना बहुत। महाजिर सूबे का जब नक्शा पेश आया था ना, तो आपके सदर गुलाम साहब खान ने पहले आपकी पार्टी को डिसमिस किया था और उस पर इल्जाम लगा था करप्शन और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी। फिर दूसरी बार सदर फारूक लगारी साहब ने पीपल्स पार्टी को डिसमिस किया था गवर्नमेंट से 58(2)B में। उस पर क्या इल्जाम लगा था पता है आपको? मावराए अदालत कत्ल। ये आपके अपने सुदूर ने आपकी पार्टी पे लगाया। तो आप थोड़ा तारीख को पढ़ कर आए, प्रोग्राम के अंदर लूज स्टेटमेंट ना दें। आप वकील हैं, फैक्ट्स पे बात करें, मैं आपका जवाब दूंगा। सर एक अब डिफेंसिव पे है ना पीपल्स पार्टी अभी, बिकॉज अब खुल के नून लीग हो, एमक्यूएम हो, दीगर तमाम लोग गवर्नेंस लैक देयर ऑफ इनफैक्ट के ऊपर गुफ्तगू शुरू हो गई है और निचली सतह तक मुंतकली की बात हो रही है, एम्पावरमेंट और इख्तियारात की बात हो रही है। तो मुझे बताएं आपका विजन क्या है, बिकॉज मैं जरा अनक्लियर हूं जिधर बात आती है कि ये वफाक अब जो है एक्शन ले, इससे क्या मुराद है? देखिए, इससे मुराद हमारी सिर्फ ये है कि 18 साल में तो एक बच्चा बालिग हो जाता है, लेकिन 18 साल में ही 18वीं तरमीम और पीपल्स पार्टी दोनों नाबालिग ही रह गए। और इस नाबालिगत के वजूद में इस शहर को नहीं बर्बाद किया। आज आप खैरपुर चले मेरे साथ, लाड़काना चलें, मेरे बड़े रिश्तेदार वहां हैं। आज भी ना, अगर वहां किसी औरत की डिलीवरी हो तो ठेले पे जाती है वो अस्पताल, कुत्ते के कांटे के इलाज के लिए वो बेचारा बसे कर करके जो है ना अस्पताल आता है। अगर कोई जख्मी, किसी की टांग कट जाए, हाथ कट जाए ना, तो उसे लोग जो है ना कंधों पे उठा के अस्पताल ले जाते हैं और वहां डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। मैं अपने शहर की तो बात ही नहीं कर रहा, मेरे शहर को तो आया है ये टोला बर्बाद करने के लिए, ये इंट्रूडर्स हैं, इन्वेडर्स हैं। लेकिन मैं तो उन सिन्नियों गरीब की बात कर रहा हूँ जहां पर ठेले के ऊपर आप लाशें, ठेले के ऊपर जख्मी, ठेले के ऊपर आप औरतों को लेके जाते हैं डिलीवरी के लिए। आप जाके देखेंगे आपके खून खून निकलेगा आंसुओं की जगह। सर मैं तो आई हूं दूसरी बात है और कि मैंने हमारा रिपोर्ट किया, मुतालबा, बल्कि तो मैं पिछले हमारा दिनों मुतालबा 2014 की भी एक रिपोर्ट देख रही थी इस हवाले से। मगर अगेन सर, जब आप कहते हैं कि वफाक आके बचा ले, आके कैसे बचा ले? गवर्नर राज लग ये जाए, क्या बताइए, कर ले? क्या ये 18वीं तरमीम एनएफसी के बाद तय कर लेते हैं ना, मैं और आप तय कर लेते हैं, क्या ये सूबे 4 अलग रियासतें बन गई हैं? अगर 4 अलग रियासतें बन गई हैं फिर तो विफाक को इस्लामाबाद छोड़ के कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हाँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान फेडरेशन को मजबूत रखता है, इंटैक्ट रखता है सूबों के साथ, तो क्या विफाक से किसी भी किस्म का मुतालबा करना क्या गैर आईनी है, गैर अखलाकी है, गैर कानूनी है? अच्छा, अब अगर हम कह रहे हैं कि बचाओ, ये गुल प्लाजा में क्या हुआ? तो गुल प्लाजा मुतालबा में है क्या सर? हर किस्म की आफात में क्या होता है, हर किस्म की आफात में अफवाज पाकिस्तान आई, गुल प्लाजा भी आई, रेंजर्स भी आई, नेवी के आपके पास पंप्स आए, नेवी की इसी तरह नेवी के आपके पास बाउजर्स आए। आपके तो बाउजर्स में पानी नहीं थे। और आपको पता है कि अब ये मुतालबा अगर मैं ना करूं, जब आप पूरे किसी भी हादसे में विफाकी इदारों से मदद मांगते हैं, पोर्ट कासिम से डिहाइड्रेशन मांगते हैं, केपीडी से मांगते हैं, नेवी से मांगते हैं, तो रेंजर्स से मांगते हैं, फौज से मांगते हैं, तो मेरा इसमें मुतालबा गलत थोड़ी है कि भाई अब तो मेरा मुतालबा इसलिए जायज है कि 27वीं तरमीम में चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस मेरा फील्ड मार्शल है। अब तो मैं आईनी तौर पर मुतालबा कर सकता हूं कि मेरा दिफा करे, किस 27वीं सूरत करे तरमीम सर, में ये नहीं मेरा आप बता दिफा रहे ना। करे। आप अपनी प्ली ऑफ हेल्प, एक नीड ऑफ हेल्प, हाथ बढ़ाने को जस्टिफाई कर रहे हैं। हाथ बढ़ाना मैं समझ रही हूं, मगर आप बदले में चाह क्या रहे हैं? उधर से आपको क्या थमा दिया जाए? नहीं, मुझे कुछ ना थमाया जाए, इस शहर को बचाया जाए जो कि कैसे? शहर भूना नहीं है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इस शहर की। इस शहर के कारोबार ने अभी कुछ अर्से पहले आर्मी चीफ साहब से शिकायत की है जाकर
भत्ते की शिकायतें की हैं, जिसके ऊपर हमारे पीपल्स पार्टी के लोग चरागपा हो गए। भाई ये मेरा मसला तो नहीं है ना खाली। अभी आबाद का ग्रुप गया था प्राइम मिनिस्टर के पास और फिर आर्मी चीफ के पास, लैंड ग्रैबिंग की शिकायतें की हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स गया था, हर बंदा जाके शिकायत कर रहा है, हर तबका जाके शिकायत कर रहा है। फर्क सिर्फ ये कि वो टीवी पे नहीं आ रहे, लेकिन आबाद के लोग फिर भी टीवी पे आए थे, चैम्बर के लोग फिर भी टीवी पे आए थे, उन्होंने आके भत्ते के लिए आपको ये इनका तोड़ यही लग रहा है, डंडा ही है इनका तोड़? अच्छा भाई, तो ये बता देना कि इस 18 साल में ऐसे कोई 15 वाकयात हुए जिसमें कमेटियां बनी ठीक है, लेट मी हेयर व्हाट ही हैज टू ऑफर सर। ये सर सूरत हाल संगीन बहुत है, इसको तो बिल्कुल अंडर प्ले नहीं कर सकते ना। तो मैं तो मंदुखेल साहब समझने से कासिर हूं पिछले 3 दिनों से कि आपकी किस तरह आप लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। पानी सर से गुजर चुका है, अब 28वीं तरमीम भी खुले बंदों इसका खुले बन हो रहा है, 18वीं तरमीम का पर खुल के तंकीद हो रही है। क्या पीपल्स पार्टी ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा के बयान को हुकूमती पॉलिसी के मुतरादिफ ही देख रही है? और MQM का जो आज ये मुतालबा आया है, इज दैट हैंड इन ग्लव? ये एक पेज पे ही है आपकी सूबाई ऑपोजिशन और वफाक? मुझे एक जुमला कहने थे ख्वाजा साहब की बात पे, फिर इस तरफ आ रहा हूं कि जो लोगों को सजा हुई थी उनको वकील MQM नहीं दिया था। कहो तो मैं मौजूदा एक मैंने उन्होंने फीस अदा की है, मेरे दफ्तर के बराबर में उस वकील का दफ्तर है। और जो शख्स रुपोश है हमाद सिद्दीकी, वो इनका कराची कमेटी का सदर था और खुद मुस्तफा कमाल से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारे लोग हैं, हमने बचाना है। मैं तो दलाल से बात करूं, वकील अलहमदुल्ला खाली काला कोट पहन के नहीं घूमता हूं, बकायदा 32 साल से प्रैक्टिस करो सुप्रीम कोर्ट तक। दूसरी बात जो ख्वाजा साहब ने बात की और फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये उनकी जाती राय है, और फिर एक सीनियर वजीर, काबीना का मेंबर, वजीर दिफा, उसकी और असम्बली के फ्लोर पे जाती बयान कैसा हो सकता है? मेयर एक बात मुझे बताओ, ये पूरा प्री प्लान मनसूबा है कि उन्होंने कोई नाजुक मोड़ देखना था और पीपल्स पार्टी पे वार करना था और कुछ नहीं। और फिर आइन बड़ा वाजिया है, मैं दोबारा कहता हूं कि 18वीं तरमीम के तहत कि जिस सूबे के अंदर मजीद सूबे बनाना हो वहां से 2/3 मेजॉरिटी ले आए ना MQM वाले, 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास करें। जो पहले करारदाद पंजाब असेंबली से पास हुआ है उसको तो बनाओ, जो पहले करारदाद पख्तूनख्वा असेंबली में पास हो उसको तो बनाओ। यहाँ सिंध जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, उसी को जो है ना वो वार करता है। और फिर मैं ये भी कहूंगा कि कौन लोग है, ये तो काबिज है MQM का। MQM तो अल्ताफ हुसैन की है, इनको वोट कहां से मिला? क्या MQM ने कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया है। अब सर मुस्तफा कमाल साहब तो बड़े वाजे रहे हैं कि पाकिस्तान को चलाने वाले कराची को मुल्क का मुआशी हब करार अगर आप देते हैं। कराची उनकी मलकियत है, कराची में 1.5 करोड़ से ज्यादा पश्तून रहते हैं, या बलोच, सिंधी, हजाराबाद रहते हैं, इनकी मलकियत है जो ठेकेदार बने हुए। 47 साल से मेरे इनकी हुकूमत है, वफाक कंट्रोल में ले। मैं तो यही समझना चाह रही हूँ इसका मतलब क्या है ना, मुझे वो अभी ख्वाजा साहब समझा सक रहे हैं ना। आप खुल के बात अफरा तफरी और कुछ नहीं। मुझे बताओ 47 साल से ये 7 साल वफाकी हुकूमत में हमारे साथ सूबाई में नहीं है सर। पहले जो 18 साल 17 साल गिन रहे उसमें 10 साल। मगर मुस्तफा कमाल गलत कह रहे हैं कि 18 साल हुकूमत करने के बाद जब आपकी जमात वजीर इस्कत ये सब उनके पास थी। हाँ, शराकतदार तो पूरे थे सर, मगर 18 साल आप रहे, 10 साल आपके वजारत आला के ऊपर आपके चीफ मिनिस्टर अभी कंसेक्यूटिवली चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी से आग के हवाले से सवाल जब किया जाता है तो जवाब आ रहा है कि MQM ने बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई। मैं तो दावा करता हूं कि जो सिंध में अस्पताल बना है वो तो एशिया के टॉप अस्पताल है। मैं तो पाकिस्तान के बाकी सूबों से कंपेयर ही नहीं कर रहा हूं। ये पता है ना, चाहे गंबट हॉस्पिटल देख ले, ये जाए वहां पे शक्कर का NSUD देखे, ये जाए नवासा में निकलना है ना सर। अब ख्वाजा साहब इमरान, देखिए मुझे आज ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात लगी है, ये बात जब मुस्तफा कमाल ने की कि पीपल्स पार्टी अब निजाम धर्म भरम हो जाएगा अगर माइनस कर दी गई, तो इसलिए इनसे कुछ पूछा नहीं जाता, इनको हाथ नहीं लगाया जाता। यानी कि वो ना वो ये जान अटकी हुई है ना, उनकी वजह से हुकूमत कायम है। इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए भी आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की जरूरत थी, तहरीक अदम एतमाद के लिए भी उसकी जरूरत थी, अब इस हुकूमत को चलाने के लिए भी पीपल्स पार्टी की जरूरत है। और इसके एवज आप कह रहे हैं कि कीमत सिंध की अवाम अदा कर रहे हैं, मर सिंध की अवाम रहे हैं। 240 अरब रुपए का बजट 2008 में था, आज मेरा सूबा 4000 अरब रुपए से ऊपर ये दे रहे हैं, खा रहे हैं, ये लोग लूट रहे हैं। इस सूबे के अंदर 15,000 अरब रुपए से डेवलपमेंट का काम है जो अभी तक पेंडिंग है। इस सूबे के अंदर 4,000 रुपए डेवलपमेंट के पैसे खर्च कर दिए इन्होंने। अभी 15,000 में से 4,000 तो खर्च कर दिए, कहीं नजर आते हैं आपको? मैं फिर कहता हूं कराची छोड़ दें यार,
कराची तो भाई आपका कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, आपका वोट नहीं है। ये तो आप अभी इस बार मेयर आ गया, जमात इस्लामी और पीटीआई की 30 सीटों के बनिस्बत वो बेचारा धक्का स्टार्ट मेयर बन गया। ये बताएं मुझे तो भाई लाड़काना का हिसाब चाहिए, बस मुझे लाड़काना का गढ़ी यासीन के बराबर का हिसाब चाहिए, खैरपुर का चाहिए, जैकबाबाद में मीठा पानी चाहिए मुझे। 7 के अंदर औरतें 3 किलोमीटर मुश्कीजा लेके जाती हैं पानी भरने, मुझे उनके लिए उनके डोर स्टेप पे पानी चाहिए। मुझे तो वो दे दो ना, आप छोड़ दो मेरा मसला। सर आपको लग रहा है कि एक तो अगेन आपकी जरा सी एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है ना कि जब इन्हीं के बलबूते पे निजाम खड़ा हुआ है तो कौन हिसाब लेगा, कहां से मीठा पानी आएगा? सो ये तो गाड़ी इसी तरह चलेगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। आप असल में प्रॉब्लम ये नहर के आइन के आर्टिकल्स में से जो मनपसंद आर्टिकल होते हैं ना उनको तो हाईलाइट कर लिया जाता है, भाई ये आइन के अंदर बहुत सी ऐसी शिकें मौजूद हैं जिसके अंदर सूबे का एहतसाब हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अंदरूनी खलफिशार और जंग हो और कत्ले आम हो तो ही विफाक इंटरफेयर करे। ये जरूर है तो सदर भी सर पीपल्स पार्टी का है, सदर का भी इसमें नुमाया किरदार होता है आइन के जरिए। तो अब आप क्या प्लेज कर रहे हैं जो आईनी है? बिकॉज फील्ड मार्शल तो कुछ नहीं कर सकते जो आइन के अंदर लिखा हुआ है। सो सदर पीपल्स पार्टी का है, सो आप किससे क्या चाह रहे हैं? सबर कर लें, अभी 2 तरमीम आ रही हैं और हंसी खुशी सब रहने लगेंगे और पता लग जाएगा आपको भी इंशाल्लाह कि वो ऐसा क्या आ रहा है उन तरमीम में सर? नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, मुझे पता है आ रही है, मगर ऐसा क्या आ रहा है जिससे आपको ठंडक पड़ जाएगी? हमें नहीं ठंडक पड़ेगी, पूरे पाकिस्तान को ठंडक पड़ जाएगी। किस सूरत में? क्योंकि उंगली, वो कहते हैं ना, घी सीधी उंगली से निकल नहीं रहा। अब तरमीम होगी और जमहूरी तरीके से इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। सुन रहे हैं ना आप सर? मंदोखेल साहब, राना साहब भी फरमा चुके कि 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से होगी, लेकिन गुंजाइश अभी भी बाकी है उसमें बेहतरी लाने की। बहुत बाकी है। देखिए ये तो मेयर ये भी वकील है, ये अगर वकालत वाली बात करते तो कौमी असम्बली में हमारे 74 है, मैंने सेनेट में हमारे 26 है, वहां 2/3 मेजॉरिटी आपके पास है, तो आप तरमीम करा ले, 28 क्या 128 भी करा ले। अच्छा, एनएफसी अवार्ड पे जो पैसे मिलते हैं सर, आप चाहते हैं कि वो सिंध की जो फाइनेंशियल अवार्ड है वो भी वफाक से ही सीधा आ जाया करे, ये चाह रहे हैं आप? इससे सुधार आ जाएगा, जरा पैसा सही जगह पे लगेगा जिधर लगना चाहिए। देखिए बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले तो सूबों का जो इंटरनल डिफेंस है जी, जहां जहां एफसी है, लेवी है, रेंजर्स है, कस्टम है, एएनएफ है, वो बोझ सूबों को उठाना है। लेकिन वो बोझ सूबे उठा नहीं पाते, और अगर उठाएंगे तो मैनिपुलेट करेंगे। सिंध में क्या होता है, हर 3 महीने बाद रेंजर्स की एक्सटेंशन के लिए 2-3 हेडलाइनें बन जाती हैं और 2 दिन बाद बोलता जी वो तौसी हो गई। तो मुझे लगता है ये अब क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस के अंडर सारी फोर्सेस हैं, तो ये सारा विफाक ही मॉनिटर करेगा, विफाक कंट्रोल करेगा, फाइनेंशियली भी, ऑपरेशनली भी। सो आर्टिकल 148 और आर्टिकल 149 का जब आप कहते हैं उसके तहत जो फेडरल ट्रेजरी है उसका हिस्सा बनाया जाए और फिर जुल्फिकार भुट्टो के आइन के तहत पाकिस्तान का मुआशी दारुल खिलाफा बनाया जाए, तो मुझे बता दीजिएगा कि ये तरमीम है ना फाइनेंसेस के जरिए है? देखें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। 140A में अभी ताखीर है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ 140A अभी जल्दी नहीं है। 148 से पहले 2 तरामीम और हैं। जब वो तरामीम आ जाएंगी तो फिर उसके बाद 140A उसके लिए, क्योंकि 27वीं तरमीम ने मजीद तरामीम का दरवाजा खोल दिया है। बिल्कुल, अगर आप उसे लीगली देखें तो अब आपके आइन में बहुत सारी मजीद तरामीम का डोर ओपन हुआ है जिसको किए बगैर 27वीं तरमीम पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो वो कम से कम 3 तरामीम और आएंगी और उसमें आखिरी तरमीम 140A होगी जो पूरे पाकिस्तान के लिए एक निजाम होगा, एक निजाम। और ये जो आएंगी ये गवर्नेंस से मुतल्लिक होंगी? गवर्नेंस है, फाइनेंस भी है। ये एनएफसी में इतने अरबों रुपए जा रहे हैं और हर साल इसमें 10% इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, हर साल सिंध रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है, हर साल फेडरल रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है और इल्जाम सारा का सारा विफाक पे चला जाता है। तो सर फिर ये तो महीने दिन नहीं तो महीनों की बात है अब। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कुछ 3 से 4 महीने में आ जाएंगे ये तरह। और सर पीपल्स पार्टी को कैसे मनाया जाएगा? वो तो पहले से हंसी खुशी रहने के लिए आदी हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, तहकीकाती रिपोर्ट बता रही है कि बच्चों के लाइटर या फिर माचिस से खेलने की वजह से इस आग का आगाज़ हुआ, लेकिन कोई तो पूछे कि जो 17 सालों से सिंध और कराची की आवाम के मुस्तकबिल के साथ लगातार खेल रहे हैं उसका हिसाब कब होगा? इजाज़त दीजिए।
गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।